मेरा परिवार इस तरह की रैली को संबोधित किया था और उस वक्त बहुत ही आक्रामक हुए थे विपक्ष को लेकर के। अब गृह मंत्री अमित शाह की दूसरी रैली है चुनाव के लिहाज से, जो कि आजमगढ़ में है, यानी कि यूपी में प्रमुख विपक्षी दल सपा के जो मुखिया हैं और पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के अखिलेश यादव, उनका गढ़, वहां से वो सांसद हैं। वहां पर रैली होने का मतलब पूरे पूर्वांचल को साधना और जो विपक्ष का गढ़ है वहां पे भी जाकर अपनी पकड़ को मजबूत करना। 13 नवंबर को ये रैली है और आज यानी कि 5 तारीख को सीएम योगी आदित्यनाथ किस तरह की वहां पे तैयारियां चल रही हैं, क्या सुरक्षा के प्रबंध हैं, जिन चीजों की घोषणा की जाएगी उनकी तैयारियां कैसी हैं, इनकी तैयारियों को देखने के लिए पहुंचे। 13 तारीख की ये रैली बहुत सारे मायनों में अहम है। उत्तर प्रदेश, उसके अलग अलग हिस्सों को साधना, पश्चिम में जिस तरह से किसान आंदोलन को लेकर के कुछ मनमुटाव सा, इनकी पलड़ा कुछ हल्का सा बन रहा है, तो वहीं पूर्वांचल को हर तरीके से साधना अब बीजेपी के लिए नाक का सवाल हो गया है, क्योंकि वाराणसी से सांसद खुद पीएम नरेंद्र मोदी, वहां पे भी बीजेपी को अपना एक बड़ा जनाधार मजबूत करना है कि जो एक बड़ी लहर 2017 में बीजेपी के लिए थी वो बरकरार रहे। और उसके बाद गोरखपुर, सीएम योगी आदित्यनाथ का संसदीय क्षेत्र, वहां पे भी पूरी तरीके से जो जनता है, जो वो जनादेश थे, वो बीजेपी के पाले में ले, इसके लिए बहुत जरूरी है वहां पर भी लोगों को साधना। ऐसे में 13 तारीख की गृह मंत्री अमित शाह की ये रैली कई मायनों में अहम है। वो एक राज्य स्तरीय विश्वविद्यालय का तोहफा भी आजमगढ़ को देंगे और इसके अलावा कई और योजनाएं हैं जिन्हें देंगे। कुछ वक्त पहले तक ये खबर थी कि डिफेंस कॉरिडोर का उद्घाटन किया जाएगा, विश्वविद्यालय का तोहफा मिलेगा। ये दोनों के उद्घाटन एक साथ पीएम नरेंद्र मोदी करेंगे। लोगों को भी बेसब्री से इंतजार था, लेकिन इंतजार थोड़ा लंबा खींच गया, इसलिए आज फिलहाल ये तय हुआ है कि जो विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी जाएगी उसके लिए गृह मंत्री अमित शाह आ रहे हैं। तो आज का हमारा चर्चा का विषय यही कि अखिलेश के गढ़ में अमित शाह। और आइए बिना देर किए जो पैनलिस्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं उनका परिचय आपसे करा देते हैं। सपा की तरफ से हमारे साथ डॉक्टर आलोक कुमार जुड़े हुए हैं। डॉक्टर आलोक, बहुत बहुत स्वागत आपका। हमारे साथ मनोज मिश्रा जी, वरिष्ठ पत्रकार, जुड़े हुए हैं। मनोज सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। और बीजेपी की तरफ से हमारे साथ कृष्णकांत जी जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। कृष्णकांत जी, शुरुआत आपके साथ ही मैं करना चाहूंगी। पूर्वांचल को बीजेपी साधने की कोशिश कुछ इस प्रकार कर रही है कि 2017 से हम एक भी कदम नीचे ना जाएं। वो सीएम का भी गढ़ है, वो पीएम का ही गढ़ है, इसलिए शायद गृह मंत्री अमित शाह ने अपनी जिम्मेदारी को समझा है और अपनी जो दूसरी चुनाव रैली है वो 13 तारीख को आजमगढ़ से करने जा रहे हैं। देखिए ऐश्वर्या जी, भारतीय जनता पार्टी किसी क्षेत्र विशेष को, किसी जाति विशेष को, किसी संप्रदाय विशेष को लेकर कार्य करने वाली पार्टी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का पूरा देश है, पूरा उत्तर प्रदेश है, देश की 130 करोड़ जनता है, उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ जनता है, सारे लोग भारतीय जनता पार्टी और सारे लोग भारतीय जनता पार्टी इस हिसाब से कार्य करती है कि ये सारे लोग भारत के नागरिक हैं। भारत के नागरिक को जो भी जन सुविधाएं, जो भी बेहतर जीवन जीने के साधन हो सकते हैं, उसको उपलब्ध कराने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं और करते रहेंगे। पूर्वांचल के योगी जी और अन्य मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम चर्चा, तो किसी ना किसी जगह पर हर हमने एक जिले, एक मेडिकल कॉलेज और एक अंतर्गत एक यूनिवर्सिटी, इसी कार्यक्रम में पूरे देश चलाए जा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी नवीनता को लेकर चलती है। हम नए नए व्यवस्था को लेकर आगे बढ़ते हैं। अभी तक आपने देखा कि उत्तर प्रदेश के इतिहास में अभी तक मात्र 12 मेडिकल कॉलेज थे, अब 5 वर्षों में हमने 13 और मेडिकल कॉलेज जोड़ दिए और आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में 30 मेडिकल कॉलेज हम लोग देने जा रहे हैं। तो इस तरह से पूरे प्रदेश और नए मेडिकल कॉलेजेस को खोलने की कृष्णकांत जी आप बात कर रहे हैं। जिन 9 मेडिकल कॉलेज का सीएम योगी आदित्यनाथ ने सिद्धार्थनगर से वर्चुअल रूप से उद्घाटन किया था, उनकी स्थिति भी एक बार परख लीजिए। कितने ऐसे मेडिकल कॉलेजेस हैं, उनमें से कम 6 जो अभी तक निर्माणाधीन ही हैं। उन कॉलेजेस तक जाने वाली जो सड़क है अभी वो भी खड़ंजाई है, वो भी पूरी तरह नहीं बन पाई। खैर, वादे पूरे करने की बात आप कहते हैं तो मैं विद्यालय और विश्वविद्यालय स्तर पे आती हूँ। कृष्णकांत जी, ये वक्त है, चुनाव से 2 महीने पहले कुछ वक्त बाद आचार संहिता लग जाएगी।
ये वक्त तो फीता काटने का होता है और अधिकतर लोकार्पण का होता है। आप शिलान्यास कर रहे हैं। उनके विषय में हम लोग लगे हुए। हम आप 30 की बात कर रही है, पूरे उत्तर प्रदेश में हम 75 जिले में 75 मेडिकल कॉलेज देने की बात कर रहे हैं और आने वाले समय में इसको हम पूरा करेंगे। ये हमारी विचारधारा ही नहीं, हमारा संकल्प है, हम इसको पूरा करेंगे। संकल्प ठीक है, ठीक है कृष्णकांत जी। विश्वविद्यालय के लिए क्या ये वक्त आधारशिला के लिए ठीक है या ये वक्त लोकार्पण का है? ऐश्वर्या जी, मैं स्पष्ट बता दूं, भारतीय जनता पार्टी की वो पार्टी है जो नींव भी रखती है और उद्घाटन भी करती है। इसका आपको उदाहरण पूरे देश भर में मिल जाएगा और सबसे बड़ा उदाहरण आपके बीएचयू, इसी पूर्वांचल में बीएचयू जो संस्था है उसमें से ट्रामा सेंटर है, वहीं पे जो है पूर्वांचल में ही मिल जाएगा। उसी ठीक BHU में है, कैंसर ठीक है। सेंटर बनाया गया और भी आपसे प्रश्न करूंगी, इस विश्वविद्यालय की जो आधारशिला रखी जा रही है वो हम कब तक पूरी कर पाएंगे? ठीक है कृष्णकांत जी, दोबारा आऊंगी। जो हमारे दूसरे मेहमान हैं हमारे साथ जुड़े हुए आलोक जी, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। दोबारा आऊंगी कृष्णकांत जी आपके पास। आलोक जी, आजमगढ़ सपा के मुखिया अखिलेश यादव वहां से सांसद हैं, प्रमुख गढ़ है और कुछ मायनों में आप कहें तो ओम प्रकाश राजभर जिस तरह से सपा में शामिल हुए हैं, गठबंधन मजबूत करने की कोशिश की जा रही है। कितना लगता है आपको पूर्वांचल को साध पाएगी सपा, क्योंकि बीजेपी का गढ़ है वो? धन्यवाद मैडम। सब स्पष्ट जान लीजिए, एक समाज के लोगों की, पीड़ितों की, किसानों की सहायता करते हैं और प्रदेश को उन्नति के पथ पर ले जाना चाहते हैं, उन सभी का हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी समाजवादी पार्टी में स्वागत कर रहे हैं। अभी हमारे बीजेपी के प्रवक्ता बहुत अच्छा व्याख्यान दे रहे थे, मैं उनका सुन रहा था। उन्होंने हर एक जिले में मेडिकल कॉलेज बनाने की बात रखी और बड़े अच्छे प्रवचन जैसे दिए। मैं उन साथियों से एक बात जरूर पूछना चाहता हूं कि अभी तक जो मेडिकल कॉलेज है, कृष्ण मोहन जी प्लीज, मैंने आपके बीच में नहीं बोला हूं, आप मुझे बोलने का पूरा मौका दीजिएगा, लोकतंत्र यहाँ भी बनाए रखिएगा। कितने मेडिकल कॉलेज ऐसे हैं जो अपने मानकों पे खड़े हैं? कितने मेडिकल कॉलेज में रेडियोलॉजिस्ट से लेते हुए फार्मासिस्ट और डॉक्टर नहीं है? ये कोरोना काल में आपकी पोल संपूर्ण उत्तर प्रदेश के सामने खुल गई। सबसे पहले हमें उत्तर प्रदेश के मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाना चाहिए, जिससे आगामी भविष्य में अगर कोई महामारी आती है तो उससे हम निपट सके। रही बात दूसरी, तो हमारे मुख्यमंत्री जी लगभग हर महीने में फेल हो गए हैं और ये एक इवेंट जिसे कहते हैं मीडियम से लेते हुए एक इवेंट करने लगे हैं कि हर एक चीज में उद्घाटन और शिलान्यास को लेकर काम करने लगे। आज उत्तर प्रदेश महंगाई, बेरोजगारी, किसान 11 माह से धरने पर बैठे हैं, सिलेंडर के दाम क्या हो गए हैं, रसोई गैस किस प्रकार से चल रही है। तो इन सब पे बात करने की जगह से वो सिर्फ इवेंट मैनेजमेंट पे काम कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश की युवा और सारे साथी तैयार हो गए इस सरकार को बेदखल करने के लिए और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को पुनः। ठीक है, तो आपको क्या लगता है पूर्वांचल में सपा कितना अच्छा प्रदर्शन करेगी आलोक जी? देखिए मैडम, सबसे पहले तो बेरोजगार युवक सिर्फ पूर्वांचल में ही नहीं है, संपूर्ण उत्तर प्रदेश में है। छात्र की जो नई शिक्षा नीति से फीस बड़ी वृद्धि हुई है उससे परेशान संपूर्ण उत्तर प्रदेश है। किसान सिर्फ पूरब में ही नहीं, पश्चिम में हर जगह किसान है और ये सभी समाजवादी पार्टी के साथ खड़े हैं और इन्हें सत्ता से बेदखल करने की कसम खा चुके हैं। ठीक है, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मनोज मिश्रा सर भी जुड़े हुए हैं। मनोज जी, दो बातें आपसे अलग अलग समझना चाहती हूँ। पहले थोड़ी पूर्वांचल की राजनीति को लेकर के, जिस तरह से ओम प्रकाश राजभर, सुभाषपा और सपा का जो गठबंधन हुआ है वो बीजेपी के लिए कितना बड़ा चैलेंज है और अमित शाह जो रैली करने जा रहे हैं वो कितना साध पाएंगे पूर्वांचल को? ये तो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी को पता है। कारण ये कि राजभर के साथ में सरकार और इनकी सरकार में मंत्री रहे। 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद स्थितियां कुछ वैचारिक नहीं बन पाई या उनको हिस्सेदारी नहीं मिल पाई तो वो अलग हो गए और वो बार बार इनके विधान परिषद से लेकर राज्यसभा से लेकर के भारतीय जनता पार्टी के इन सब नेताओं से मिलकर के बार्गेनिंग करते रहे और अंततः वो अखिलेश जी के साथ जा मिले और उनकी कोशिश होगी कि अखिलेश यादव को पूर्वांचल में मजबूत करें। रही बात अमित शाह जी देश के गृहमंत्री हैं, उनके आजमगढ़ के दौरे के या उनके आजमगढ़ की रैली की शुरुआत करने की। ऐश्वर्या जी, जब 2014 के चुनाव से पहले पूर्वांचल एक बड़ा विषय बना था। यही कारण था कि देश के मौजूदा प्रधानमंत्री ने बनारस से विधानसभा लोकसभा चुनाव लड़ना तय किया या उनको पता था अगर हम वहां चुनाव लड़ेंगे हमारे आसपास की सीटें ठीक हो जाएंगी। बिल्कुल। अब रही बात हम बात करने आजमगढ़ की।
आजमगढ़ की इतिहास ये कि 1962 से लेकर के 2019 तक लगभग 14 लोकसभा चुनाव में 12 बार वहां सिर्फ यादव प्रत्याशी चुनाव जीते हैं। तो कि अगर हम बात छोड़ दें तो अखिलेश यादव और सुभाषपा या पूर्वांचल में उनकी मजबूती को देखते हुए उनको हिट कहाँ करना है। उदाहरण के तौर पे जैसे कांग्रेस को अमेठी, रायबरेली और हम सुल्तानपुर में चर्चा करें, यही स्थिति कमोवेश पूर्वांचल में आजमगढ़ में अखिलेश यादव की है। रमाकांत यादव जब बीजेपी के हुए तभी बीजेपी सरकार वहां बन पाई थी। यादवों को नकारना उस क्षेत्र में बड़ा नामुमकिन सा है। लेकिन बदली परिस्थिति में आप उद्घाटन करिए, आप शिलान्यास करिए, आप चीजों को करिए, जो कि डबल इंजन की सरकार है। 4.5 साल से ज्यादा उत्तर प्रदेश सरकार को हो गया, लगभग 7 साल देश की सरकार को हो गया। तो जवाबदेही भारतीय जनता पार्टी की बनती भी है और लोग उम्मीद भी करते हैं। इस पर नाराज नहीं होना चाहिए। बड़ा दिल है, बड़ी सरकार है, बड़ा। और ऐश्वर्या, जब 2017 में इनकी सरकार आई, अब तक में सबसे ज्यादा मैंडेट सरकार प्रदेश में आई। ये भी गठबंधन की सरकार प्रदेश में विधानसभा में चलाते रहे। लेकिन पूर्वांचल में फिर पश्चिमी उत्तर प्रदेश किन कारणों से गड़बड़ है, लगातार किसानों के धरने, प्रदर्शन या आंदोलनों से पूर्वांचल भारतीय जनता पार्टी को 2014 में, 2017 में, 2019 में बड़ी सीटें, बड़ा मैंडेट, बड़ा समर्थन दिया था। सभी प्रदेश और दिल्ली में सुशोभित हुए। तो 2022 का रास्ता प्रदेश का और 24 का दिल्ली का, पूर्वांचल बिना हुए नहीं जाता है। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ज्यादा पूर्वांचल, करीब 33% सीटें उत्तर प्रदेश की वहां से निकलती हैं, उसको साधने की जरूरत बहुत है। कृष्णकांत जी, आपके पास में आऊंगी। करीब एक हफ्ते पहले अमित शाह का जब राजधानी लखनऊ में संबोधन हुआ था, उन्होंने जो जनाधार जोड़ने की बात कही थी, उनके उस पूरे संबोधन में उन्होंने विपक्षी पार्टी में सिर्फ सपा को ही अपना टारगेट बनाया। कम से कम अपने संबोधन में 2 से 3 बार उन्होंने इस शब्द का इस्तेमाल किया था, अखिलेश एंड कंपनी। यानी कि बीजेपी अपने दिमाग में इस बात को लेकर के चल रही है पूरी तरह से कि कौन उनका मुख्य विपक्ष है और उस मुख्य विपक्ष को कहां कमजोर करना है। अभी हाल फिलहाल की घटना, जिस तरह से बसपा के करीब 6 विधायक, एक बीजेपी के विधायक ने भी आके समाजवादी पार्टी ज्वाइन की, जिसके बदले में फिर सपा से भी एक विधायक सुभाष पासी, उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की। इस तरह का जो ये आप कहेंगे सपा के साथ एक पैरेलल बीजेपी का चल रहा है। सबसे बड़ा जो विपक्ष, सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी मानते हैं, कदम कदम पे उसकी किसी भी चाल से हम 19 ना रहने पाए, 20 हो जाएं, ये अब बीजेपी सोच रही है। देखिए ऐश्वर्या जी, मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी एक दिन कार्य करने वाली पार्टी नहीं है कि हम चुनाव आए तो एक्टिव हो गए, बाकी समय में 4.5 वर्ष तक ट्विटर खेल रहे हैं। हम जनता के बीच में जाके काम करने वाले लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता जब देश में उसकी सरकार रहे ना रहे, किसी राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहे ना रहे, हम तरह बेटी के सिद्धांत पर कार्य करने वाले लोग हैं। हम सदैव जनता के बीच में काम करने वाले लोग हैं। तो चुनाव ये बाकी लोगों के लिए चुनाव हो सकता है, हमारे लिए तो जनता से जुड़ने का, जनता से मिलने का, जनता से संवाद करने का एक अवसर है। और हमें पता है, हम लोग पूर्ण विश्वास के साथ कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की जनता एक बार पुनः पूज्य योगी आदित्यनाथ जी को अपना आशीर्वाद देने जा रही है और पूर्ण बहुमत की हम सरकार बनाने जा रहे हैं। रही बात अखिलेश जी की, तो अखिलेश जी ट्विटर और सॉफ्टवेयर के नेता है और वो अच्छा है, शुभकामनाएं वो करते रहे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, इसमें निष्पक्ष होकर पूरी उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है, कोई दो राय नहीं। ठीक है कृष्णकांत जी, बस एक सवाल और, प्रदेश में भी आपकी सरकार, केंद्र में भी आपकी सरकार, बहुमत के साथ आपकी सरकार, फिर भी जिस तरह की रणनीति अपनाई जा रही है, जिस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री, सीएम योगी आदित्यनाथ एक्टिव हैं, क्या लगता है आपको, क्या 5 साल में काम में कुछ कमी रह गई है जो इस वक्त बहुत ही हाई अलर्ट मोड पे है बीजेपी? ऐश्वर्या जी, ये व्यक्तिगत सामान, ये आपको लगता होगा या बाकी लोगों को लगता हो कि हाई अलर्ट में लगे हुए हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का जो ये संगठनात्मक बैठक सदैव चलती रहती है। भारतीय जनता पार्टी के लोग हमेशा जो संगठन के लोग बैठते रहते हैं, अपने कार्यकर्ताओं से चर्चा करते रहते हैं। हमें कहाँ कोई समस्या आई है, उस समस्या का निदान कैसे हो सकता है, उस पर चर्चा करते हैं। उस पर जो कार्य, जो भी एक रचना बनती है, उस रचना पे कार्य करते हैं। परंतु ये चुनाव पर कार्य करते हैं, ठीक है, यानी कि हर पार्टी की एक रणनीति रहती है। ठीक है डॉक्टर आलोक, सरकार का यानी कि पक्ष का ये आरोप जरूर रहता है मुख्य विपक्ष पर कि आप ट्विटर खेलते हैं, 4.5 साल नजर नहीं आते हैं और आखिरी के 6 महीने पहले एक्टिव रहते हैं, क्या जवाब इसका? बहुत अच्छा बता रहे थे
ये बिल्कुल सही बात है उनके हिसाब से कि बीजेपी, पहली बात तो ये है कि 24 घंटे और 24 माह हमेशा चुनाव के एक्टिव मोड में रहती है। और रही बात मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष से कि ट्विटर खेलते रहते हैं, तो आप इनके भाषण कभी मैडम सुनिएगा, इनके किसी बड़े नेता, भारत पाकिस्तान, शमशान कब्रिस्तान, हिंदू मुसलमान, इनके अलावा कभी भी विकास पे, महंगाई पे, बेरोजगारी पे, बढ़ती आत्महत्याओं पे, 11 माह से किसान दिल्ली की सड़कों को घेरे हुए हैं, बात नहीं करना चाहते हैं। और रही बात ये एक्टिव रहते हैं तो गांव में कोई भी नेता बीजेपी का अपनी बार ऐश्वर्या जी घुस नहीं पा रहा है, और जो घुस रहा है तो अपमानित होकर वहां से बाहर निकल रहा है। इस प्रकार की ये रणनीति काम कर रहे हैं। आज युवाओं सड़क पर उत्तर प्रदेश का है, महंगाई की मार से रसोई का बजट उत्तर प्रदेश का खराब हो चुका है। संपूर्ण जनता ने आपको बहुत अच्छा मैंडेट दिया था, आपको काम करके दिखाना चाहिए था, लेकिन आप तो काम करने लगे उद्योगपतियों के लिए। आप पूंजीवाद के पोषक है, आप सिर्फ और सिर्फ अडानी और अंबानी और उनकी कंपनी के लिए काम करने वाले लोग हैं, और ऐसे आरोपों को जनता खूब समझ चुकी है। और आप ये सोचते हैं कि हिंदू मुसलमान भारत पाकिस्तान का नशा करा के अगली विधानसभा में आप कुछ प्राप्त कर लेंगे, तो ये आपकी गलतफहमी है। युवा अब जान चुका है कि आप किसके साथ सोच सकते। हाँ, दंगे वाले ही अब तो सरकार में बैठे हैं जो दंगे कराते थे। मनोज जी आपके पास में आऊंगी। बहुत सारे समीकरण इस वक्त बदल रहे हैं, जिनको ध्यान में रखते हुए अलग अलग जगह रैलियां, अलग अलग जगह सभाएं रखी जा रही हैं, बड़े विशिष्ट गणों की भी। यहाँ पे बात अगर उपचुनाव की करी जाए तो नतीजे बीजेपी के पक्ष में नहीं आए, इसके बहुत सारे जो क्या कहेंगे अनुमान हैं वो भी लोगों ने निकालना शुरू किए। जिस तरह से पेट्रोल और डीजल के दाम घटे हैं, विपक्ष का साफ कहना है कि उपचुनाव के नतीजे आने के बाद बीजेपी ने इस तरह का जो निर्णय था, जो डिसीजन बहुत दिन से पेंडिंग था, वो लिया है। क्या लगता है आपको? ऐश्वर्या जी, देखिए कई राज्यों के उपचुनाव थे और ये कहा जा सकता है कि मेन चुनाव से पहले, मेन चुनाव के बाद जो सीटें खाली थी या किन्हीं कारणों से, चाहे वो बंगाल की बात हो, हिमाचल की बात हो, उत्तराखंड की हो, आसाम की हो, तो उपचुनाव जिन राज्यों में पूर्ण चुनाव होने वाले, चाहे उत्तराखंड की बात कर लें, हिमाचल की बात कर लें, वो ज्यादा चिंता का विषय है और सरकारें इस पर विचार भी करती हैं कैसे सुधार करें। और महंगाई एक बड़ा त्योहार धनतेरस से लेकर दीपावली चल रहा, आपने देखा होगा कि इस बजट की मार भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कृष्णमोहन जी कुछ भी कहें, लेकिन 350 गैस 950 और लीटर का पेट्रोल 106 108 में है, तो बड़ी प्राकृतिक बात है कि लोग परेशान है महंगाई से, और इसका असर चुनाव पे पड़ता है। इस बात से इनकार कोई नहीं कर सकता, सरकारें किसी की भी हों। लेकिन मौजूदा स्थिति उत्तर प्रदेश में, क्योंकि देश का सबसे बड़ा राज्य है और 2022 की चुनावी मोड में, मैं फिर कहूंगा, इस बात पर हमने कई बार चर्चा ऐश्वर्या की है कि कोरोना के काल 2 के बाद से लगातार मौजूदा सरकार वो चुनावी मोड में आ गई थी और एक दूसरे की जहां तक अटैक की बात है, राजनीति में बात की संदेशों की राजनीति होती है, शब्दों की राजनीति होती है, और नाम किसका चयन करना, किसका नहीं चयन करना। आप देखिए अखिलेश जी हमेशा योगी जी पर अटैक करते हैं, लेकिन अमित शाह अगर अखिलेश का नाम अखिलेश एंड कंपनी कह रहे हैं तो उनको पता है कि 2017 के गठबंधन किसके साथ था, 2019 के साथ गठबंधन किसके साथ था। तो अखिलेश ही मजबूत है उत्तर प्रदेश में विपक्ष के रूप में। यह लड़ाई की चर्चा बात कर ली जाए तो सपा वर्सेज भाजपा ही माना जा रहा है। दूसरी एक बात है ऐश्वर्या, उत्तर प्रदेश बिल्कुल बहुत ज्यादा जरूरी, यही 2 पार्टियां मुख्य हैं। थोड़ा रोकना चाहूंगी आपको मनोज जी। कृष्णकांत, आपके पास अपने आखिरी सवाल को लेकर के, महंगाई को आप कितना बड़ा मुद्दा मानते हैं? और अगर पूर्वांचल की बात की जाए तो वहां पर बाढ़, गोरखपुर में जिस तरह कोविड की स्थिति बिगड़ी और भी अन्य जगहों पे, उन्हें लेके जनता में बहुत ज्यादा आक्रोश है। ऐश्वर्या जी, ऐश्वर्या सवाल किससे था? छोटी पार्टियों के बहुत माफी चाहूंगी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। ठीक है कृष्णकांत जी, वक्त की सख्त कमी है, इसलिए बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत शुक्रिया आलोक जी आपका जुड़ने के लिए, और बहुत शुक्रिया मनोज जी। इसी के साथ दर्शकों फिलहाल इजाजत दीजिए और सीधे आपको पंजाब लिए चलते हैं, जहां नवजोत सिंह सिद्धू क्या कह रहे हैं, आइए आपको सुनाते हैं। और कोर्ट खड़ के कहना पंजाब सरकार झूठी है, भरोसेयोग नहीं।
ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਐਕਸਟਰਨਲ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਉਹ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। फिर क्यों लथा सी मुख्यमंत्री? ये सवाल ने जेड़े मैं नहीं पूछता, जेड़े 2-2 लाख दे नुमाइंदे एमएलए ने कीते सी, जेड़े पंजाब के लोगों ने कीते सी, कांग्रेस वर्कर ने कीते सी, कि साडी पुलिस ते एसएसपी बादल लाउंदे ने ते की कहंदे ने लोग हुण साडी पुलिस ते डीजीपी ते एडवोकेट जनरल हो लाउंदे आ। ये कितना बड़ा सवाल है साहब, इसका अंदाजा है कि 3 करोड़ That is why I say that I defend my name. पार्टी डिमांड करती है और जिस दिन ये दोनों ना रहे, बिल्कुल मेरा पर्सनल लड़ाई होगा। तो पंजाब प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू दरअसल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में नवजोत सिंह सिद्धू पंजाब में जो आने वाला चुनाव है उस लिहाज से बात करते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा पंजाब कांग्रेस कैसे चुनाव में उतरने वाली है और पंजाब कांग्रेस के भीतर जो भी स्थितियां पनपी हैं उसके बाद कैसे रिकवर करती हुई नजर आ रही है, उस बाबत भी नवजोत सिंह सिद्धू बोलते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल आपको ये बताते चले, नवजोत सिंह सिद्धू पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष हैं और जो नवजोत सिंह सिद्धू को लेकर पंजाब में कांग्रेस में जो उठापटक देखने को मिली उस बात को उसका भी जिक्र करते हुए नवजोत सिंह सिद्धू नजर आ रहे हैं। कह रहे हैं कि जो भी चीजें थी किस तरह से उनके खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश की गई और फिर कैप्टन को लेकर भी बोलते हुए नजर आ रहे हैं। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, कांग्रेस ऑफिस में पदभार संभाल रहे हैं फिर से नवजोत सिंह सिद्धू। और दरअसल जब कैप्टन वर्सेस नवजोत सिंह सिद्धू चल रहा था उस वक्त इस बात की खबर निकलकर सामने आ रही थी कि क्या नवजोत सिंह सिद्धू कांग्रेस पद से, कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे रहे हैं, क्योंकि चीजें लगातार निकलकर सामने आ रही थी। हालांकि नवजोत सिंह सिद्धू कह रहे हैं कि इस्तीफा एक्सेप्ट नहीं हुआ है और फिर नवजोत सिंह सिद्धू को मनाने की कवायद भी शुरू हुई थी और उसके बाद अब नवजोत सिंह सिद्धू प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के मायने बहुत कुछ है। आने वाले जो चुनाव हैं जो दहलीज पर है उस